हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस ट्यूटोरियल वीडियो नंबर 58। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ रिपीटर कंट्रोल। कैसे हम रिपीटर कंट्रोल को पेज पे यूज़ करेंगे, कैसे इसमें डेटा हम शो करेंगे। और यहाँ पर देखो मेरे पास एक फॉर्म है, ठीक है। अब इस फॉर्म में यहाँ पर आपको रिपीटर कंट्रोल ऐड करना है। तो रिपीटर कंट्रोल आप कहाँ से ऐड करोगे? आप टूल बॉक्स में आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद आपको टाइप करना है रिपीटर कंट्रोल। जैसे आप टाइप करोगे आपको दिख जाएगा रिपीटर कंट्रोल। आप इस पर डबल क्लिक करोगे, ये आप देख पा रहे हो, ये आपका रिपीटर कंट्रोल यहाँ पर आ चुका है। ओके, ये तो ये है आपका रिपीटर कंट्रोल। अब ये जो रिपीटर कंट्रोल है, जैसे कि ग्रिड व्यू में आप रिकॉर्ड को डिस्प्ले करते थे कॉलम्स टेबल्स के फॉर्मेट में, वैसे आप यहाँ पे भी शो कर सकते हो। ओके, तो अब हम चलते हैं कि व्हाट इज़ रिपीटर कंट्रोल। सो बेसिकली द रिपीटर कंट्रोल ना इज़ अ कंटेनर कंट्रोल दैट अलाउ यू टू क्रिएट अ कस्टम लिस्ट आउट ऑफ एनी डेटा दैट इज़ अवेलेबल टू द पेज which can be loaded from different type of database like database, XML file or any other data. The repeater control does not have a built-in rendering of its own. That is, it does not have any generation of column like grid view. तो जैसा कि grid view में होता था, you have auto generated true or false property. So according to this property you can automatically generate columns, yeah, you can define your own. So here in the repeater control, it doesn't have any generation of columns like grid view, which means that you need to provide the layout for the repeater control. And by using this template, when the page run, the repeater control loops through the records in the data source and renders an item for each record. To use the repeater control, we must create templates that define the layout of the control content. Template can contain any combination of markup and control. So if no templates are defined, the repeater control will not display. Okay, so रिपीटर कंट्रोल सपोर्ट द फॉलोइंग टेम्पलेट। अब इसमें कुछ टेम्पलेट होते हैं। क्या क्या टेम्पलेट होते हैं वो? सो द नंबर 1 टेम्पलेट इज हेडर टेम्पलेट, राइट। तो अभी मैंने रिपीटर कंट्रोल यहाँ पर ऐड कर लिया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा हेडर टेम्पलेट। हेडर टेम्पलेट कंटेन्स द हेडर टेक्स्ट ऑफ द टेबल। जो भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करोगे रिकॉर्ड को जिस भी फॉर्मेट में, तो उसका जो हेडिंग आएगा ना, वो आपको इस हेडर टेम्पलेट में आपको देना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट टेम्पलेट। एंड अब जो आपके रिकॉर्ड आएंगे जिनको आप डिस्प्ले करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास आइटम टेम्पलेट है। आइटम टेम्पलेट में यू हैव टू डिफाइन ऑल द डेटा जो कि डेटाबेस से आ रहा है, वो आप यहाँ पे लाइन बाय लाइन यहाँ पर आप क्या करोगे? डिफाइन करोगे। एंड इसके बाद एक और टेम्पलेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट, राइट। अब व्हाट इज अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट? This template used to create a different look for the alternating item, such as different background color than the color that is specified in the item template, right? And after that you can add one separator. So if you want to print after printing one row you can apply one a straight line, a horizontal line, okay, that used to divide separate the one row to another row. So here I am using the separator template. And at the last you have footer template. So in the footer section of your table you can define like page number, any count, total, whatever information you want, you can set in the footer template. Okay, so the repeater control have these template. Okay, 1 header, 2nd template, 3rd alternating item template, 4th separator, and 5th is footer template. So these are the important and used to customize the repeater control. So these template used to customize the repeater control. Okay, तो इसी रिपीटर कंट्रोल में हम क्या करेंगे? हमें रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। अब ये जो रिकॉर्ड आएगा ना, तो हमारे पास एक डेटाबेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो हमारे पास यहाँ पर आप टेबल देख रहे हो, टेबल का नाम क्या है? TBL कस्टमर। इसमें कॉलम है कस्टमर ID, इंटीजर, प्राइमरी के,
कस्टमर नेम, बैलेंस, सिटी और स्टेटस। स्टेटस डेटा टाइप क्या है आपका, बिट है, जिसमें ट्रू या फॉल्स टाइप की वैल्यू आएंगी। एंड देन आपका जो मनी बैलेंस है, बैलेंस इज मनी, इसका डेटा टाइप क्या है, मनी। ओके एंड जब आप इस सेलेक्ट क्वेरी को आप रन करोगे तो यहाँ पर मैंने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर रखा है, नीचे आप देख पा रहे हो। दिस इज द customer table. So customer ID 101, name and the balance, the city and status is 0. Okay, 0 means ki inactive something. And I have one store procedure. Okay, the store procedure name is sp underscore customer underscore select. Okay, so this is the select store procedure. So when I try to fetch the record from database, so I am using this store procedure. So how to create this store procedure? Simply write the create procedure and give the procedure name like sp underscore customer underscore select. And here you can see two parameter. One is customer ID, the default value is null, and the another one is status. Status default value is null. And as begin and set no count on. And here I am using if else statement. Okay. So suppose in my store procedure, if I pass null value, it means कि I am not passing any customer ID and not passing any status. So that means the customer ID and status value is null, and this time this if statement will execute. Okay, this line will execute when the both customer ID and status is null. So here you can see select customer ID, name, balance, city, status from table where order by customer ID. Nothing, no where condition using here. But in case if I am passing status, if I am passing customer ID, you can see if customer ID is not null, it means कि I am passing customer ID only and the status value is null. मतलब I am not passing status value, I am passing only customer value. In that case, this query will execute where you can see where condition, and here where condition is equal to customer ID is equal to customer ID, the customer ID you are passing in the store procedure. Okay. In the third case, if I am passing only status value, here you can see status is not null, it means I am passing only status value or whatever customer ID I don't know, I am not passing customer ID. In that case this query will execute. Okay. And the fourth condition, if I am passing both customer ID and also status, so in that case this query will execute. Okay, so this is my store procedure that is I am using in this video, in this program. Okay, so using this store procedure I am displaying record in the header template. I am going to customize this repeater control. Okay, so in this repeater control I am using the template, all the template which is by default template for repeater control. So in the header section I want to display header. So for header here I have to create one table. So simply write a table tag. So table and just table. Okay, so here you can see the table tag is there. Okay, so just copy close table tag, not copy, just cut the close table tag and go to footer template, and here paste the close table tag inside the footer. Okay, and here in the opening table tag write following attribute. Number one is border is equal to 1, and number 2 is alignment. Okay, and in the header template inside header template just write one caption. Okay, caption tag, and in the caption tag provide some inline style like color red, font large, and here give the table name. So it is customer detail forms. Okay, yeah, you can see. Now after that I have to prepare the header. So here I am showing record in the form of list, it means in the form of table, row and column. So what is the heading of the table? Okay, so simply create tr, here I am using this color. Okay, so here I am defining background color of your first row and text color of your first row. Okay, and then inside the row here I am creating the header. For heading here I am using
th, it means table header tag. So just copy and paste 2, 3, 4 and 5. Okay, so in the first header, so this is become customer ID. Okay, the second is name, and in the third column just put balance. Heading is ready. Okay, and now I want to display all the record which is showing in the database. Here you can see I want to display all these record. Okay, I want to display the record, so go to item template. Okay, तो जो भी रिकॉर्ड आपका डेटाबेस से आएगा उसकी क्वेरी उसको हम डिस्प्ले कहाँ करेंगे, इनसाइड आइटम टेम्पलेट. अब कैसे करना है, हियर आई एम यूजिंग द रेजर सिंटैक्स. ओके, so just a minute. So simply inside go to inside the item template and here type tr, create one row. Okay, create one row and apply some style inside the row. Now I have to create column. How many column? So you can count there 1 2 3 4 5, the total 5 columns. So simply for column, now just a minute, for column I am using td tag. Td means data, sorry, table data, and using this column you can create, using this tag you can create column inside the row. And here I am using alignment attribute so that I can align the data center. So this is the td tag, na, td tag alignment is equal to center. And now the first, you can see the first heading is customer ID. So here I am showing customer ID. So here I am using razor syntax. So how to write the razor syntax? Simply write less than and percentage. Okay, yeah, and then put hash. After hash give one space and write eval, capital E and VAL, and put bracket, and inside bracket use double quotation, and after double quotation just write column ID. So column ID, you can see the first column is customer ID. So go to database, simply check the column, first column name, and inside the bracket just put the column. Okay, now the customer ID is ready, and simply copy this line and paste, and here just remove the alignment attribute, because the ID should be in center, and that string value start from left. Alignment by default alignment is left, and the second is name. So just copy name here, just second one is for name. Okay, and just a minute, this is the balance, another one is balance. So I'm just copy the name, razor syntax, and inside the name just replace with balance. Okay, and here you can see the alignment of balance. Balance is a money. Okay, so जब भी आपको टेबल में मनी डिस्प्ले करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो अलाइनमेंट होता है वो हमेशा राइट की तरफ होता है. ओके, जो नेम होता है स्ट्रिंग वैल्यू, उसका अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट की तरह होता है. ओके, एंड द लास्ट वन इज सिटी. so this one is city, you can see city, and after city, now just a minute. Okay, and after city copy one more column and paste here. So just remove this thing. Okay, so the last column is status. You can see after city the last column is status, and I want to display now one checkbox for the status. So if status is active, so checkbox should be selected. So here use simple alignment is equal to center property. Yeah, alignment is equal to center, and inside this column now just use one checkbox. So go to toolbox and type checkbox, double click.
So this is my checkbox and change the ID. So this ID CV यानी कि combo box, the name is status. Okay, and here simply type enable equal to false because user cannot change the status of the checkbox. So that's why I change the enable property as a false. Now there is a one property which name is checked equal to. Okay, simply write checked equal to and inside single quotation just copy the razor syntax and put here. Okay, and what is the status column name? So go to database, you can check the column name is status. So simply copy the column name and here just rename the column name as a status. Fine. Now so I'm using this code to display record inside the repeater control. Okay, so remember one thing, whatever code you write inside the item template, okay, the same code you can write inside alternating item template, but you have to change the color, font and styling. So now I am just simply copying all the rows and paste inside the alternating item template. Okay, and here I am changing the background color as teal and the color is tan. Okay, simple. And in the separator you can use something like here I am using HR tag. The designing of repeater control is ready, you can see. Okay, and go to design section and how it's look like. Okay, now you can see your repeater control is look like this. And अब बात आती है हाउ टू बाइंड रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस. तो उसके लिए हमें डायनेमिक कोड करना पड़ेगा, राइट. तो डायनेमिक कोड करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे. ओके, सबसे पहले आते हैं हम कनेक्शन स्ट्रिंग. ठीक है, जो web.config फाइल होती है इस पे आ जाओ और यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करना है. तो सिंपली यहाँ पर आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का एक टैग होगा, इस टैग के अंदर आ जाओ और इस टैग के अंदर आपको अपना कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड लिखना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ. तो यहाँ पर हम एक टैग लिखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ. ओके, तो इसका नाम क्या है, CS कॉन्फ़िगरेशन का कनेक्शन स्ट्रिंग. देखो यहाँ पर जो हमने इस कनेक्शन स्ट्रिंग टैग के अंदर हमने यूज़ किया है क्या, एक नया टैग जिसका नाम क्या है ऐड. इसका यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड हमने ये दे रखा है. हमारा जो डेटाबेस का नाम क्या है SMS है और इस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है CS है. ओके, तो ये आपका प्रॉपर कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. ठीक, तो सबसे पहले हमें एक क्लास यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा. गो टू ऐड एंड हियर ऐड वन क्लास फाइल. ओके, तो हियर हम क्रिएटिंग वन क्लास और ये जो क्लास होगा इसका नाम मैं यहाँ पे देता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग, रीड कनेक्शन स्ट्रिंग. ठीक है, ये क्लास मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया. अब ये जो आप देख रहे हो मेथड, पब्लिक मेथड, इसके अंदर हम एक और मेथड क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक. और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग. ठीक है, और ये क्या करेगा, जो आपके web.config में जो आपने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया है ये उसको रिटर्न कर देगा. तो देखो यार, जब भी ये पेज लोड होए ना, तो मैं चाहता हूँ कि पेज के लोड इवेंट पे आपको क्या कोड लिखना है, रिकॉर्ड को डेटाबेस से फैच करके रिपीटर कंट्रोल में शो करने का. तो सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड में आ जाओ. ओके, अब व्यू कोड में आने के बाद यहाँ पर आपको वो पर्टिकुलर कोड डिफाइन करना है. ठीक है, जिससे आप रिकॉर्ड को बाइंड करोगे. तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ना मैं एक और यहाँ पे क्लास ऐड करूँगा. मैं सिंपली चीज़ों को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमें मिनिमम लाइन ऑफ कोड लिखना पड़े. तो सॉरी, हम एक वेब फॉर्म नहीं, यहाँ पर राइट क्लिक करो और अभी हम क्या करेंगे, एक क्लास फिर से अगेन हमें एक क्लास ऐड करना है और इस क्लास का मैं एक यहाँ पर नाम दे रहा हूँ. इसका नाम मैं दे देता हूँ कस्टमर, या फिर हम कुछ भी नाम दे सकते हैं. तो फिलहाल कस्टमर की बात हो रही है तो यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया कस्टमर. ओके, अब यहाँ पे इस क्लास में सबसे पहले आपको दो नेम स्पेस यहाँ पर ऐड करने हैं. अब हम आ जाते हैं इस क्लास के अंदर.
इस क्लास के अंदर आ गए और यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, एसक्यूएल कमांड का और एसक्यूएल कनेक्शन का। और इसी क्लास के अंदर ना हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। तो आपको पता है कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड जो कि सेम एज, जिसका नाम सेम एज द क्लास नाम। तो क्लास का नाम क्या है? कस्टमर, और इसी नाम से मैंने एक और यहाँ पर एक मेथड बना दिया, दैट इज कंस्ट्रक्टर है। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे अपना कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आप लिखोगे जो आपका कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है उसको फिर से रीइनिशियलाइज करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक जो क्लास फाइल है जिसका नाम क्या है, रीड cs डॉट, इसका एक मेथड है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो हम ये मेथड यहाँ पे कॉल करेंगे। ओके सॉरी, तो हम ये मेथड यहाँ पे कॉल करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग हमें मिल जाएगा। अगेन सेकेंड वन इज हमारे पास क्या है, एसक्यूएल कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे कनेक्शन जो होगा वो हम अपना पास करेंगे। तो cmd इक्वल टू कनेक्शन इक्वल टू आपको लिखना है कॉन। ओके, तो कनेक्शन यहाँ पे डिसाइड हो गया। और उसके साथ ही साथ ना हमें हर बार क्या लिखना पड़ता है, हमें हर बार बताना पड़ता है कि हम जो क्वेरी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, वो स्टोर प्रोसीजर है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो टेक्स्ट होता ही है, पर हमने यहाँ पे ये चीज़ें सेट कर दी कि बार बार हमें ये ना बताना पड़े कि हम स्टोर प्रोसीजर यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तब भी हमें ये लाइन का कोड लिखना पड़ता है, अपडेट कर रहे हैं फिर भी हमें लिखना पड़ता है। तो उससे बेटर क्या है कि हम इस चीज़ को कहीं पर डिफाइन कर दें ताकि हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, अब देखो एक और काम करेंगे हम ना, यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करेंगे। तो मैंने फटाफट इसका कोड यहाँ पे कर दिया है। तो आप देखो सिंपल, यहाँ पे क्या है आपका कस्टमर आईडी आपने पास किया, आपने क्या पास किया, स्टेटस पास किया। फिर यहाँ पे हमने क्रिएट किया डेटा सेट का ऑब्जेक्ट। फिर देखो मैंने यहाँ पे लगाया ट्राई कैच ताकि एक्सेप्शन आए तो हम उसको हैंडल कर लें। ठीक है, ट्राई में आने के बाद हमने यहाँ पे क्या बताया कि भाई जो हमारा कमांड टेक्स्ट होगा, क्योंकि ऊपर तो हमने डिफाइन कर रखा है ना कमांड का टाइप स्टोर प्रोसीजर है। अब ये जो स्टोर प्रोसीजर है इसका नाम क्या है, कस्टमर सेलेक्ट स्टोर प्रोसीजर। ओके, क्या नाम है इसका, कस्टमर सेलेक्ट। बट यहाँ पर देखो नॉट अ कस्टमर सेलेक्ट, हमने जो स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया है उसका नाम क्या है, एसपी कस्टमर सेलेक्ट। ओके, जस्ट अ मिनट, माय मिस्टेक। तो इसका नाम क्या है, एसपी कस्टमर सेलेक्ट। ओके, अब ये देखो ये आपने सेट कर दिया अपने स्टोर प्रोसीजर का नाम। देन आपने कहा कि अगर कोई पैरामीटर हो तो क्लियर कर देना। देन यहाँ पे मैंने यूज़ किया इफ़ कंडीशन। मैंने बोला अब हमें पता कैसे चलेगा कि बंदे ने क्या पास किया है क्या पास नहीं किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, अपना पैरामीटर चेक कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि अगर कस्टमर आईडी डज नॉट इक्वल टू नल एंड स्टेटस इक्वल टू नल, राइट। तो अगर कस्टमर आईडी पास की गई है तो पैरामीटर में मैं क्या लिखूंगा, कस्टमर आईडी की वैल्यू एज अ कस्टमर आईडी। तो सिर्फ मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, सिर्फ एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ। अगर ये कंडीशन इफ कंडीशन ट्रू हो गया तो मैं सिर्फ एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेरी में देखोगे तो यहाँ पर मैंने दो पैरामीटर दिए हैं ना, एक है कस्टमर आईडी और एक क्या है, स्टेटस। तो देखो अगर आप सिर्फ कस्टमर आईडी पास कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर आईडी ही पास करो, आपको स्टेटस की वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है अगर नहीं है आपके पास। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने कहा कि अगर कस्टमर आईडी की वैल्यू आ रही है तो ठीक है, तो पैरामीटर में कस्टमर आईडी को ऐड कर लेना। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, सपोज अगर इफ फेल्स हो गया, मैंने बोला अगर कस्टमर आईडी नल है और आपका स्टेटस इक्वल टू डज नॉट नल, तो अगर आप स्टेटस पास कर रहे हो, ओनली आप स्टेटस पास कर रहे हो, तो क्या होगा, आपके जो पैरामीटर में स्टेटस ऐड हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, अगर कस्टमर आईडी डज नॉट इक्वल टू नल और आपका स्टेटस डज नॉट इक्वल टू नल, और अगर आप दोनों पास कर रहे हो तो उसके केस में ये वाला कोड रन करेगा। ठीक है, ओके, समझ गए आप। अब अगर इनमें से कोई भी पास नहीं कर रहे हो, कुछ भी पास नहीं कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे देखो आपने इसमें बना रखा है ना कि अगर कस्टमर आईडी भी नल हो और ये भी नल हो तो पहला स्टेटमेंट रन करेगा। ठीक है, तो ये देखो अपना ये पैरामीटर यहाँ पे सेट हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे, एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इसको सीएमडी पास करेंगे, देन जो भी रिकॉर्ड आएगा उसको हम डीएस में यहाँ पे रिस्टोर कर लेंगे। फिर डी डॉट फिल डीएस में सारा रिकॉर्ड फिल करके और हम डीएस को रिटर्न कर देंगे। किसको रिटर्न कर देंगे, हम डीएस को रिटर्न कर देंगे, ध्यान से देखना। ओके, अगर हम डीएस को रिटर्न कर रहे हैं ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसी चीज़ को ना हमें यूज़ करना है। इसी चीज़ को हमें यूज़ करना है कहाँ पे, यहाँ पर आ जाओ, रिपीटर कंट्रोल पे आ जाते हैं। अब एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पर आ जाओ व्यू कोड में। ये है पेज का लोड इवेंट, राइट। तो आपको क्या करना है, जब आपका पेज फर्स्ट टाइम लोड हो तो पहले आप एक इफ कंडीशन लगाओगे। इसके अंदर क्या लिखना है, इज
पोस्ट बैक, ठीक है, यहाँ पे लिखो डज नॉट इज पोस्ट बैक। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना कोड लिखना है। कोड क्या लिखेंगे, सबसे पहले ना हमें तो जो हमारा कस्टमर क्लास है ना, कस्टमर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, obj इक्वल टू न्यू कस्टमर क्लास। ओके, तो हमने क्या किया, ये जो क्योंकि सारा मेथड किसके अंदर है, कस्टमर क्लास के अंदर है, तो हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया पेज के लोड इवेंट पे। फाइन, अब हमारे पास क्या है, कंट्रोल का नाम क्या है, रिपीटर कंट्रोल, रिपीटर कंट्रोल 1। अब ये पता कैसे चलेगा, वापस आ जाओ यहाँ पे देखो, आईडी क्या होगा, आईडी ही आपके उस कंट्रोल का नाम कहलाता है। तो मैंने बोला रिपीटर कंट्रोल 1 डॉट, हमें क्या करना है, हमें करना है डेटा बाइंड करना है ना, तो पहले लिखेंगे डेटा सोर्स इक्वल टू ओबीजे। ओबीजे से नहीं आएगा, ओबीजे डॉट, इसमें एक मेथड है, मेथड का नाम क्या है, कस्टमर सेलेक्ट। ओके, अब कस्टमर सेलेक्ट जो है ना, मैंने कहा बाय डिफॉल्ट ना, बाय डिफॉल्ट मैंने कहा नल है, और बाय डिफॉल्ट नल है क्योंकि इनिशियली पैरामीटर क्या है मुझे नहीं पता, मैं तो बाय डिफॉल्ट नल यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ, ताकि जब ये आए तो क्या लेके आए, वो जो पहला रिकॉर्ड होगा, जो पहला आपका कंडीशन है ना स्टोर प्रोसीजर में, ये वाला एग्जीक्यूट करे। और सपोज अगर आप फिल्टर कर रहे हो, अगर आपने कोई कंट्रोल यहाँ पर ऐड कर रखा है फॉर्म पे, ड्रॉप डाउन ऐड कर रखा है कि सेलेक्ट करो आपका स्टेटस क्या होगा या कस्टमर की आईडी क्या होगी, ठीक है, तो वो अगर वैल्यू आपकी आ रही है तब भी आपका वही सेम स्टोर प्रोसीजर यूज़ किया जाएगा। तो मैंने बोला रिपीटर कंट्रोल डेटा सोर्स इक्वल टू, ये जो आपका कस्टमर का क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसमें एक मेथड है कस्टमर सेलेक्ट, और इसमें इसी को कॉल करना है। तो मैंने कहा ठीक है कॉल करो, बट इनिशियल वैल्यू हमने इसमें नल दे रखी है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि अगर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, सपोज स्टेटस की वैल्यू पास कर दूं और कस्टमर आईडी की वैल्यू पास कर दूं, तो वो आपको क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। एंड देन आपको क्या करना है, आपका जो भी रिपीटर कंट्रोल 1 डॉट डेटा बाइंड आपको करना है यहाँ पे इस तरीके से, ये देखो। अब यहाँ पर देखो पेज के लोड इवेंट पे आपने सिर्फ 3 लाइन का कोड यहाँ पे किया, और जिससे कि आपका रिकॉर्ड बाइंड हो जाएगा। फाइन, अब वापस हम आते हैं अपने इस पेज पे। अब हम इस पेज को यहाँ पे रन करने वाले हैं, तो जैसे हमने किया व्यू इन ब्राउज़र। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो हमें यहाँ पर एक एरर देखने को मिला। अब एरर क्या है कि यहाँ पर CMD वॉज नल, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर हमें क्या करना है, SQL कमांड का जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको हमें फिर से रीइनिशियलाइज करना है। तो वो कैसे होगा, इसको जस्ट स्टॉप करो एग्जीक्यूशन। देखो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली लिखना है CMD इक्वल टू न्यू SQL कमांड। ओके, इससे क्या होगा, पहले आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर हम इस ऑब्जेक्ट में कनेक्शन को अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ अब आपका ये कोड रेडी हो चुका है, एंड अब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने पेज रन कर दिया है, पेज हमारा लोड हो रहा है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो डेटाबेस से ये रिकॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, राइट, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है। ओके, ये जो ऊपर की लाइनें दिख रही हैं, क्यों दिख रही हैं, आई होप कि ये सेपरेटर की वजह से दिख रही हैं। जस्ट अ मिनट, ओके, ये सेपरेटर की वजह से दिख रही हैं, ठीक है, इसकी वजह से। तो अगर अब इस सेपरेटर को हम यहाँ से कट कर लेते हैं, और ये सेपरेटर आइटम टेम्पलेट और अल्टरनेट टेम्पलेट के बीच में अगर हम इसको लगा देते हैं, क्या, अब इस रो के अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे, एक कॉलम क्रिएट करेंगे, क्या, TD, और इस TD को हम क्या कर सकते हैं, कॉल स्पैम कर सकते हैं क्या। तो हमने इसको किया कॉल स्पैम इक्वल टू कितना, 5, राइट, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, HR टैग यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो ये जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसको हटा दो, क्योंकि हर एक चीज़ क्या आ रहा है, हर एक चीज़ रो और कॉलम के फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने बोला कि भाई पहले जब ये रो आ जाए ना, तो इस रो के बाद आप एक नया रो क्रिएट करना, जिसमें क्या कर देना, इसको लाइन, मतलब इसको पूरा कॉलम, जो इसमें कॉलम होंगे उनको मर्ज कर देना, और उसमें पूरा एक स्ट्रेट लाइन बना देना। तो इसका देखो आउटपुट कैसा आएगा आपके सामने। अब देखो ये तो आपका रिकॉर्ड दिख रहा है 2, और यहाँ पर देखो ये किन्होंने एक लाइन यहाँ पे बना रखी है, ठीक है, सेपरेटर जिसको बोलते हैं। एक सेपरेट हो गया, ये दूसरा सेपरेट हो गया, ये तीसरा सेपरेट हो गया,
ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। ज़रूरत नहीं है, मैं सेपरेटर रिमूव कर देता हूँ। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर रो और कॉलम के फॉर्मेट में चीज़ों को दिखा रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, टेबल के फॉर्मेट में दिखा रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे सेपरेटर की ज़रूरत अभी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि इसका स्टेटस क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्टेटस 1 है, इस वजह से ये टिक दिखा रहा है, अदरवाइज कोई भी टिक नहीं दिखा रहे हैं। तो ये आप ऐसे यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। यहाँ पे देखो, इसको एग्जीक्यूट करो, सेलेक्ट स्टेटमेंट, आप देख पा रहे हो सिर्फ ये 104 जो आईडी है इसका स्टेटस 1 है। जिसका स्टेटस 1 है इट मीन्स कि वो एक्टिव है। ठीक है, और जिसका 0 है इट मीन्स वो डीएक्टिव है। तो जिसका 1 होगा उसका सेलेक्टेड आएगा, तो इसका 1 है इसलिए ये सेलेक्टेड आ रहा है। और यहाँ पर यूजर चाहो तो किसी को भी चेक या अनचेक नहीं कर सकता। तो ये आपका रिपीटर कंट्रोल है। आपने रिपीटर कंट्रोल में अपने हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया। अब आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप टेबल के फॉर्मेट में, या फिर आप इसमें कार्ड वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, इसमें इमेज वगैरह शो कर सकते हो। तो जिस भी फॉर्मेट में आप चाहते हो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो वो लेआउट। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि रिपीटर कंट्रोल को हम टेबल के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम DIV या फिर अदर HTML टैग का यूज़ करें तो बेसिकली अब जो हम फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं उसमें हम टेबल नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम टेबल नहीं यूज़ करते हैं तो उस केस में हम कैसे शो करेंगे रिकॉर्ड रिपीटर कंट्रोल में? तो देखो एक नया हम बना लेते हैं, क्या, एक नया फॉर्म ऐड कर लेते हैं। सबसे बेस्ट होगा एक वेब फॉर्म ऐड करो और इसका नाम क्या दे देंगे, कस्टमर रिपीटर डेमो 2। अब हमारा है दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर देखो DIV आप देख रहे हो, टूल बॉक्स में आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, रिपीटर कंट्रोल ऐड करना है। रिपीटर कंट्रोल आपको मिलेगा कहाँ पे, ये जो डेटा वाला सेक्शन देख रहे हो, डेटा सेक्शन में आओगे नीचे की तरफ आपको मिलेगा रिपीटर कंट्रोल। डबल क्लिक करोगे, रिपीटर कंट्रोल आपका ऐड हो गया। राइट, अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है हेडर। हेडर के लिए हमारे पास क्या है, एक आपको मिल जाता है आइटम टेम्पलेट जिसका नाम क्या है, हेडर टेम्पलेट। अब हेडर टेम्पलेट के अंदर ना हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे H1 टैग के अंदर। और H1 टैग के अंदर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है जस्ट एंड यही नहीं, आप और भी कई सारी इसमें आप दे सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट डेकोरेशन कोलोन आप यहाँ पे दे सकते हो, अंडरलाइन। ठीक है, एंड अलाइनमेंट आप दे सकते हो इसमें। ठीक है, कॉलम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट कोलोन सेंटर। ठीक है, तो ये कुछ मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग यहाँ पे कर दिया। इससे क्या होगा, आपका जो हेड सेक्शन है कलरफुल हो गया। आफ्टर हेड सेक्शन ना हमें रिकॉर्ड डेटाबेस से आइटम सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, आइटम टेम्पलेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड को फिच करना है टेबल से। तो टेबल से फिच करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे सिंपल, आप लिखो कस्टमर। मैंने लिखा कस्टमर। अब कस्टमर के बाद कस्टमर की जो वैल्यू होगी वो आएगी कहाँ से, तो आपको पता है रेजर सिंटेक्स, तो आप यहाँ पे लगाओ लेस देन परसेंटेज हैश, इसके बाद क्या लिखेंगे, ईवेल, ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन, और यहाँ पर आपका जो आईडी होगा ना वो यहाँ पर आपको मेंशन कर दे रहा है, दैट इज़ कस्टमर आईडी। यहाँ पे कस्टमर आईडी आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर आईडी के बाद यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ यूएल टैग, यानी अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में भी आप क्या लगा सकते हो, स्टाइल लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्टाइल दे देता हूँ कलरिंग के लिए। तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज करूँगा। तो मैंने बोला बैकग्राउंड कलर कोलोन, आप इसे क्या कर सकते हो, ये इसका कलर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, कोई सा भी कलर ले सकते हो आप अपने हिसाब से। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि लिस्ट आइटम नाम का एक टैग होता है जिसमें कि आप जो भी मैं यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ ना, लिस्ट बना रहा हूँ, तो यहाँ पर अब मेरा जो पहला लिस्ट होगा वो होगा नेम। ओके, क्या आ गया, नेम। और नेम के बाद हमें क्या करना है, ये आप रेजर सिंटेक्स कॉपी कर लो और नेम के जस्ट बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, और ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका नेम। फाइन, अब इसी को कॉपी कर लो। नेम के बाद आपका आता है बैलेंस, सिटी और स्टेटस। तो यहाँ पर चेंज करेंगे, ये आपका हो जाएगा बैलेंस, ये आपका हो जाएगा सिटी, जस्ट अ मिनट, ये आपका हो जाएगा सिटी, और ये आपका हो जाएगा स्टेटस। ओके, अब देखो यहाँ पर आपका LI फिनिश, यहाँ पर आपका UL फिनिश क्लोज हो गया। आपका ये आइटम टेम्पलेट का काम हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या क्रिएट करेंगे, हमारे पास क्या है, एक अनदर टैग अल्टरनेटिंग टैग।
अल्टरनेटिंग में आ जाओ, तो जो आप आइटम टेम्पलेट में लिखोगे वही आप अल्टरनेट में लिखोगे। तो आइटम टेम्पलेट का कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। आपने पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है आपको, सिंपली इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा इस बार आप चेंज करोगे। अब इसका बैकग्राउंड कलर में क्या कर देता हूँ, बहुत सारे कलर हैं, ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये चेंज हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका आ जाता है इस यहाँ पर, इसके बाहर आ जाओ। अब आपको सेपरेटर यहाँ पे लगाना है। तो अब आपका एक्चुअल सेपरेटर यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि टेबल जब आप बना रहे थे, टेबल फॉर्मेट में सेपरेटर का कोई वैल्यू ही नहीं है ना, वहाँ पे आप यूज करने का कोई मतलब ही नहीं। अब यहाँ पर आप सेपरेटर लगा सकते हो। तो यहाँ पे बोला मैंने HR, ठीक है, HR, इसमें स्टाइल लगा दो। स्टाइल के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो ना, मैंने बोला बॉर्डर। और बॉर्डर क्या होगा, आप दे सकते हो कोलोन लगाओ, 1 पिक्सल 2 पिक्सल जो भी आप देना चाहते हो। सॉलिड, आप इसको ब्लैक कर सकते हो। ओके, ये देखो यहाँ पर आपका बॉर्डर भी लग गया सेपरेटर में। अब सेपरेटर के बाद क्या है, नेक्स्ट आपका आता है फुटर ना। तो यहाँ पर आ जाओ, क्या देना है आपको, फुटर आइटम टेम्पलेट। अब फुटर आइटम टेम्पलेट में आपको सेपरेटर का काम हो गया। फुटर में नीचे की तरफ आप जैसे कि H3 ले लिया मैंने। अब H3 में यहाँ पे लिख दूंगा एंड ऑफ कस्टमर डेटा। ओके, हमारा ये टेक्स्ट होगा। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका स्टाइल लगाना है ना यहाँ पे। तो स्टाइल में आ जाते हैं। स्टाइल में क्या देना है आपको, आपको देना है, जस्ट मिनट, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देना है। अब बैकग्राउंड कलर आप कोई सा भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया एक कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, कोई सा भी, ये वाला सही लग रहा है, ये कलर मैंने ले लिया। इस कलर के बाद हमें क्या करना है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी करना है सेंटर ना, सेंटर। ओके, और यहाँ पर हम कलर भी ले लेते हैं, कलर कोलोन, ये हमने कर दिया इसको रेड, दैट्स मिनट, कलर कोलोन रेड। ओके, यहाँ पे इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो, अब यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी रीड CS क्लास और कस्टमर क्लास ऑलरेडी हमने बना रखा है, सारी चीज़ें वहाँ पे डिफाइन कर रखी है। तो हमें क्या करना है, अब जैसा कोड आपने किया था इस वाले फॉर्म पे ना, सेम ऐसा ही कोड आप कॉपी कर लो। तो जैसा कोड आपने किया था फॉर्म 1 पे, वो आप कॉपी कर लो। आप इस फॉर्म पे और राइट क्लिक करो और यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पर आप पेस्ट कर दो। आपने पेस्ट कर दिया पेज के लोड इवेंट पे। आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो इज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी, इफ़ कंडीशन में कि अगर पेज फर्स्ट टाइम आए तभी ये कॉल हो, अदरवाइज ना हो, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो इसको हमने रन किया। अब ये है हमारा फॉर्म 2, डेमो 2 है स्पेशली। अब इसमें हम यहाँ पर आपको जो रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहे हैं, पहले वाले में कर रहे थे टेबल के फॉर्मेट में, बट यहाँ पर देखो टेबल के फॉर्मेट में हम नहीं कर रहे हैं। जस्ट मिनट, 100, ये देखो अभी देखो यहाँ पर आ गया ना कस्टमर डिटेल। अब यहाँ पे देखो कस्टमर क्या है 101, और उसके बाद ये पूरा रिकॉर्ड, फिर क्या है कस्टमर 102, और फिर उसका ये पूरा रिकॉर्ड। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और करना है यार, यहाँ पर देखो जो नेम आप देख रहे हो हर जगह नेम दिख रहा है, यहाँ पे नेम नहीं करना है अपने को। ठीक है, नेम की जगह पे क्या करना है, ये नेम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बैलेंस। ओके, एंड नेक्स्ट आपका हो जाएगा सिटी, और ये आपका हो जाएगा स्टेटस। या फिर यहाँ पे क्या दे सकते हैं आप, इज एक्टिव। ओके, और सेम यही चीज़ आप यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। ठीक है, और अब जब आप इसको रन करोगे तो आपको जहाँ पे नेम दिख रहा था, अब यहाँ पे दिख रहा है नेम क्या है आपका, यहाँ पे नेम दिख गया, सिटी, बैलेंस, एक्टिव, फॉल्स या नहीं, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख जा रही है। ओके, और लास्ट में आपने क्या दिया है, एंड ऑफ द डेटा। तो ये है रिपीटर कंट्रोल, और रिपीटर कंट्रोल की हेल्प से आप इस तरीके से रिकॉर्ड को आप डिस्प्ले कर सकते हो अपने पेज पे। तो गाइज़ कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए इस तरीके से नॉलेजफुल कंटेंट लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम फॉर सोर्स कोड एंड अदर स्टडी मटेरियल। तो टेलीग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कर लेना यार, वहाँ पे ये सारे सोर्स कोड आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।